गोरखपुर में एक फैमिली आराम से खाना पीना खाकर सो रहा था। रात्रि के यही कुछ समय हो रहा था, 1:30 से 2 बजे। एकाएक बड़ी बेटी जो अपने घर के अंदर रूम लॉक करके सोई थी, उसके कानों में उसकी माँ के, उसकी छोटी बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उन लोग चिल्ला रहे थे, बाप रे बाप, जान गेलक रे बाप, बचा लो बाप, मार रहा है रे बाप करके चिल्ला रहे थे। बेटी की नींद खुल जाती है। कुछ माँ इस तरह से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लग रहा था उसको कोई काट रहा है, कोई मार रहा है। बेटी जैसे ही आओ न देखा न ताओ, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है हमारा दरवाज़ा लॉक है। फिर वो अंदर से ही चिल्लाने लगती है, मेरी माँ को बचा लो, मेरे बचा लो, चोर चोर चोर, मेरी मम्मी को मार रहा है, मेरी बहन को काट रहा है। उसके साथ ही घर के अंदर एक छोटा सा खिड़की था, छोटा सा उसको बोला जाए, ईंट के दीवार के बीच में एक गैप था, उससे वो झांकने की कोशिश कर रही थी। कुछ स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा था कोई हमारे मम्मी को काट रहा है, मार रहा है। वो मम्मी रो रही है, तड़प रही है। मेरी छोटी बहन अनुष्का रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है। इसी बीच में जब जो ये खुशबू बंद रूम से चिल्ला रही थी, अपराधी लोग इसके तरफ आते हैं और इसको मारने के लिए इसके दरवाज़ा को सिटकिली खोलते हैं जो बाहर से उन लोग लगा दिए थे। उसके बाद उसको दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर उसी समय उस 20 साल की युवती हिम्मत से काम लेती है और बोलती है, ठीक है, तुम लोग तोड़ो मेरे दरवाज़ा को, मैंने भी 112 नंबर पर फ़ोन कर दी हूँ, पुलिस आ ही रही होगी, हो गया मेरे को फ़ोन किए हुए 10-15 मिनट। अपराधियों के कान में ये आवाज़ आते हैं और नर्वस हो जाते हैं और 4-5 मिनट के अंदर ही बिना दरवाज़ा तोड़े हुए जल्दी से जल्दी फिर जिस रास्ते से आए थे उधर से निकल कर भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की चीखते चिल्लाती रहती है। अंदर से बाहर से दरवाज़ा उन लोग बंद कर दिए थे, लेकिन कोई नहीं आता है। फिर आता है पुलिस, और जब पुलिस आता है तो उसको खोल कर निकालता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। यह एक ऐसे गरीब परिवार के हत्या की कहानी है जो कोई भी सुन रहा है आश्चर्यचकित है, विचलित है कि क्या तब म्यूड है। आज मैं उस कहानी का विस्तृत चर्चा आप लोग के साथ करने जा रहा हूं। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर आप नए आते हैं या मेरा कहानी सुनने में आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मैं आने वाले दिन में और भी अच्छी से अच्छी रोचक जानकारियां आप लोग के साथ शेयर करूं, आसानी के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 का दिन होता है। लोग सब अपने रोज़ की दिनचर्या के साथ उस फैमिली जिसमें तत्काल में माँ, बेटी और 2 बेटियां और एक माँ रहती थी। माँ का नाम पूनम निषाद थी। बेटियां अनुष्का और खुशबू थी। खुशबू बड़ी थी, 20 साल की, और अनुष्का 13 साल की थी। उसका एक और भाई भी था जो बेंगलुरु कमाने गया था, उस भाई का नाम विशाल था। घर में यही 4 सदस्य फैमिली रह रहे थे। उनके पिताजी का आज से 12 साल पहले देहांत हो गया था। उस रात सब अपने अपने जगह पर, माँ आंगन के नीचे ही सीढ़ी जो बना रहता है छत चढ़ने वाला, उसके नीचे चौकी डाल के सो रही थी। उस पर उसकी छोटी बहन अनुष्का भी थी। बड़ी बहन जो खुशबू होती है वो रूम में सो रही थी। रूम उसका अंदर से लॉक था। रात के 1:30 के करीब बहुत ही करुण आवाज़ में चिल्लाने चीखने की आवाज़, खुशबू सोई हुई जो गहरी नींद में सो रही थी, खुशबू उसके कान से टकराती है, उसका नींद खुल जाता है। वो तो आवाज़ उसकी माँ के थे। माँ वहाँ पर तड़प रही थी, चिल्ला रही थी घर के बाहर। उसने, वो लड़की न आओ देखी न ताओ, उस अपने घर के दरवाज़ा को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से वो दरवाज़ा बंद था। उन बदमाशों ने, उन अपराधियों ने उसके दरवाज़ा को न जाने क्यों लॉक कर दिया था। शायद यही सोच रहे होंगे मैं इधर कुछ काम करूंगा तो उसके घर वाले कोई होगा जो बाहर निकलेगा या भाग जाएगा या फिर हम लोग के ऊपर कुछ हमला करेगा, ऐसा कुछ भी सोचकर उसने उसको लॉक कर दिया था।
वो अंदर से ही चिल्ला रही थी। अपराधी लोग तब तक उसके माँ और बहन को बुरी तरह मार रहे थे, धारदार हथियार से काट रहे थे। आवाज़ ऐसी थी, ऐसी विभत्स दृश्य था कि जो कोई भी सामने से जब देखा सुना तो शोक में डूब गया। वहाँ के लोग आश्चर्यचकित थे, ऐसा घटना कैसे कोई कर सकता है, इतना अमानवीय घटना उत्तर प्रदेश के जोगीराज में लोग करने की धृष्टता कैसे कर सकता है। अपराध ऐसे पनप रहा है जहाँ पर लगता है कानून का भय ही नहीं है, कानून का डर ही नहीं है। आज अपराधियों का बोलबाला बहुत हो गया है, लोग इस सब बातों की चर्चा बाद में करने लगे। फिर दोस्तों अपराधी उस लड़की के रूम की तरफ निकलते हैं, आते हैं और उसको दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर जाते हैं। जब दरवाज़ा बंद रहता है तो उसको तोड़ने लगते हैं। उसी समय लड़की बोलती है ठीक है ठीक है, तो नहीं तोड़ दो हमारे दरवाज़ा के, हम 112 नंबर पर पुलिस के फ़ोन कर दिले बानी, पुलिस आवत या तुम लोग को सबको घर में ही पकड़ ले तुम। ऐसा जब वो लड़की बोलती है तो जो चोर लोग थे, जो बदमाश थे, अपराधी किस्म के लोग थे, जो उसके माँ और छोटी बहन को मार मार कर बेसुध कर दिए थे, काट दिए थे, उन लोग 2 मिनट में ही उसको घर छोड़कर भाग जाते हैं। और उस बेचारी की भी जान बच जाती है, न तो उसका दरवाज़ा तो तोड़ ही दिए थे, थोड़ा सा और कोशिश करते तो दरवाज़ा टूट ही जाता है, जो आज ही उसके दरवाजे पर वो चिन्ह देखने के लिए मौजूद है, जो दरवाज़ा क्रैक हो चुका है। दोस्तों उसके बाद आधे घंटे के बाद पुलिस आती है, चूँकि उसने अपने रिलेशन में और अपने पुलिस स्टेशन जो वहाँ का नज़दीक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा, वहाँ पर फ़ोन कर दी थी, 112 नंबर पर फ़ोन कर दी थी। पुलिस आ जाती है, आने के बाद वो दरवाज़ा को खोलती है, लड़के निकलती है। माँ और बहन का इस अवस्था में देखकर वो बेसुध होने लगती है, बेहोश होने लगती है। फिर पुलिस वाले एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो एम्बुलेंस बुलाकर उस दोनों माँ बेटी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। माँ तो यहाँ पर ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन बेटी में कुछ प्राण था, छोटी बेटी जो अनुष्का थी उसमें प्राण था, लेकिन वो भी हॉस्पिटल में जाने के दौरान इलाज के क्रम में मौत हो जाती है। दो परिवार की एक ही घर में मौत हो गई थी। घर में कोई पुरुष जाति नहीं था, सिर्फ माँ बेटी थे, और इस तरह से इन लोगों का हत्या हो जाना बहुत ही अमानवीय था। जिसने सुना आश्चर्यचकित करने लगा, अफसोस करने लगा। और इस बीच में एक ही नाम आया, जब पुलिस ने तहकीकात की पूछी तो संजय कोटेदार का। संजय कोटेदार पास के ही गांव में रहने वाला था। आज से 12 साल पहले जब खुशबू जो लड़की होती है जो बच गई थी, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। यानी पूनम निषाद के पति का आज से 12 साल पहले देहांत हो गया था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। घर के एक छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूनम निषाद को घर से बाहर जाना पड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था, चाहे वो दुकान हो, चाहे कुछ भी ज़रूरत के सामान है, या किसी से पैसा उधार लेना हो, किसी से शुद्ध ब्याज पर लेना हो, हर एक ज़रूरत के लिए उसको कोशिश करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। वो महिला थी, वो बेचारी परेशान रहती थी। इसी बीच में जब वो राशन लेने के लिए उस कोटेदार के पास जाती है महिला, जो उसके बाप के नाम से, जो संजय कोटेदार था उसका बाप का नाम सरजू था, उसका एक और भाई भी है, उसका नाम सुलेंदर है। उसके पास उसके घर पर जाता था। इसी बीच में संजय से उस महिला, जो विधवा महिला पूनम थी, उसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कुछ इस तरह से बढ़ती है कि धीरे धीरे नज़दीकियाँ गहराने लगती है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर संजय का पूनम के घर आना जाना होता है। और संजय ने वादा किया था पूनम से, और पूनम के घर का जो बुजुर्ग आदमी थे, उनके ससुर, उनसे वादा किया था कि हम आपके बहू, आपके बच्चों का, आपके पोता पोतियों का भरपूर ख्याल रखेंगे। अभी इनके पास कोई काम करने वाला नहीं है, ये बेचारे विवश और लाचार हैं, मैं इनका आर्थिक मदद करूंगा, हर तरह से इनके पीछे खड़ा रहूँगा। फिर धीरे धीरे इस रिश्ता को लगभग हर कोई स्वीकार कर लिया था, जो अनैतिक था, अवैध था। हमारा समाज ऐसे रिश्तों को मान्यता नहीं देता है। लेकिन जब दोनों व्यक्ति, पति पत्नी दोनों एडल्ट हैं और एक मजबूरी में है, कोई उसका मदद करने वाला नहीं है, खाने के लिए, दाने के लिए जब लोग तरसते हैं तो कोई भी कदम उठा लेते हैं। वो नहीं देखते हैं कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है। इसी तरह से उनके रिश्ते प्रगाढ़ होने लगी थी।
इससे कुछ ऐसा बढ़ गया था कि पूरा गांव घर मोहल्ला समाज में चर्चा होने लगा। फिर सब कोई शांत भी हो जाते हैं, कारण कि सब कोई ने स्वीकार कर लिया था कि इन लोग को जब आपस में मर्जी है तो हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में जो पूनम निषाद है उसका एक घर बनता है, और घर के जब छत की ढलाई होती है तो उस समय वो संजय की मदद लेता है, और संजय उसको कुछ सामान जो छड़िया था, सीमेंट था, बालू था, क्रीची था, ये सब उधार दिलवा देता है दुकान वाले के साथ। उसमें कुछ उसका पैसा लगता है। जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक बार संजय बोलता है कि आप अपने गहना बेचकर उसका पैसा दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, और जो घर बनाने में, जो घर का ढालने में पैसा लगा है उसके लिए जो दुकानदार वाले हैं हमें परेशान करते हैं, पैसा की मांग करते हैं। पूनम बेचारी क्या करती, उसने उस आदमी जो संजय कोटेदार है उससे रिक्वेस्ट करती है और बोलते हैं कि आप अपने से पैसा दे दीजिए, हमारे पास पैसा का प्रॉब्लम है। लेकिन वो धृष्टा के साथ उसको डांटता है, फटकारता है। अंततः पूनम देवी ने, जो पूनम निषाद थी, वो अपने गहना को बेचकर पैसा लाती है और उसको बुलाकर दे देती है कि ठीक है, आप जिससे उधार लिए हैं उसको दे दीजिए। लेकिन यहाँ क्या, वह उस पैसा से एक सेकंड हैंड टेम्पू खरीद लेता है। जो दुकानदार को पैसा देना था उस पैसा को, जैसा इन लोग का जो फैमिली में मेंबर में बच गए हैं, पूनम निषाद की जो बड़ी बेटी खुशबू बच गई है, उसने ऐसा आरोप लगाती है और बोलती है, पुलिस के सामने ऐसा बयान दिया है, उस पैसा से उसने सेकंड हैंड टेम्पू खरीद लेता है। चूँकि जो उधार दिए थे घर बनाने में उनको पैसा दिया नहीं गया था, और पैसा मांगने आते थे और दबाव देते थे। फिर एक बार फिर उसने माँ के साथ विश्वासघात किया और माँ से, सोसाइटी से जो अभी चलता है लेडीज लोग में, समूह से किस्त पर 60,000 रुपया निकलवाता है, और वो 60,000 रुपया फिर माँ निकाल कर उस संजय को दे देता है। कारण कि माँ भी संजय के सामने विवश थी। माँ जानती थी कि हमारा दोस्त है, हमारा ख्याल रखता है, और जो पैसा है ज़रूर उसको देगा। विश्वासघात किया जाता है उसके साथ संजय के द्वारा। और जब पूनम निषाद उसको फिर 60,000 रुपया किस्त पर निकाल कर दे देती है, यह बोला जाए कि संजय ने खुद अपनी बुद्धि विवेक लगाकर उसे किस्त पर पैसा निकलवा लेता है, और जब देती है तो वही पैसा से मिलाकर एक सेंटरिंग का दुकान खोल देता है। और फिर एक बार घर बनाने वाले जो साहूकार लोग पैसा दिए थे, जो छड़ सीमेंट क्रीची वाले दुकानदार लोग पैसा दिए थे, उसको नहीं देता है। उन लोग घर आते थे, तरह तरह के बात बोल कर जाते थे, और ये सब बर्दाश्त नहीं होने के कारण पूनम निषाद ने अपने बेटा को, जो अभी कम उम्र का ही था, उसको कमाने के लिए बाहर भेज देता है और बेंगलुरु चला जाता है। अब घर में माँ बच जाती है, 2 बच्चियाँ बच जाती है। एक बच्ची भी सियाना हो रही थी, उसका भी शादी विवाह का चिंता हो रहा था। बेटा भी अब धीरे धीरे 17, 18, 19 साल की उम्र में जा रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था। अब उसको ये चिंता सताने लगी कि हमारे साथ जो संजय कोटेदार रहता था, हमको जो सपोर्ट करता था, अब हमारे ही पैसा से वो गुलछड़े उड़ाने लगा, अपना काम करने लगा, हमारे साथ धोखा किया है। इधर हमारे बाल बच्चे भी सियाना हो रहे हैं। यदि हम उसके साथ आज भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमारे समाज में निंदा होगा, बाल बच्चों की शादी ब्याह में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लोग ठीक नहीं कहेंगे। जिस समय हमारे पास मजबूरी थी, परेशानियाँ थी, तो मैं तो मजबूरी बस उसके साथ थी ही। लेकिन जब अब हमारे बाल बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एक बेटा में जो है वो थोड़ा काम भी करने लगा है, तो क्यों ना मैं इससे थोड़ा दूरी बना लूँ, ताकि हमारा प्रतिष्ठा फिर से कायम हो सके, बहाल हो सके, और बाल बच्चे को कोई उलाहना नहीं दे, ताने नहीं दे। लोग लाज की डर से वो महिला धीरे धीरे संजय निषाद से दूरी बनाना शुरू कर दी। दूसरा कारण वो भी था कि संजय ने उसके साथ पैसा के लेन देन को लेकर विश्वासघात किया था। वो पैसा देना था घर बनाने वाले के साथ जो कर्ज हुआ था उसको, लेकिन उस पैसा को उसने अपना काम धंधा में लगा लिया था। धीरे धीरे ये 2 कारणों से संजय और पूनम में मनमुटाव होना शुरू हो गया। इस तरह से समय चलते जा रहा था। बात 2024 के दिसंबर महीने की है, शायद वो 17 दिसंबर की बात है। एक दिन वही पैसा की मांग के लिए पूनम उस दुकान की तरफ जाती है जहाँ पर सेंटरिंग का दुकान किया हुआ था। लेकिन वहाँ क्या, वहाँ तो संजय द्वारा उसको बुरी तरह से पीटा जाता है, जानवर की तरह उस पर हमला किया जाता है,
उसके शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं था कि मार से उसको काला नहीं हो गया था। सेटिंग में यूज होने वाले जो लकड़ी होता है उससे उसको बुरी तरह पीटा गया था। वो पूनम अपनी स्थिति पर आंसू बहाती है, रोती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो बेबस हो चुकी थी, लाचार हो चुके थे। उसका कोई आगे कोई पीछे मदद करने वाले नहीं थे। अंततः उसने अपनी बहन के पास फ़ोन करती है, रोकर सारे घटनाओं सारे स्थितियों को बताती है। उसके बाद उसको पुलिस चौकी बुलाती है और वहाँ पर जाकर अपने बहन के साथ पुलिस वाले के सामने FIR करने के लिए आवेदन देती है। वही संजय के खिलाफ जिस पर कभी वह जान से हकती थी, अपना सर्वस्व लुटा चुकी थी। आज उसके व्यवहार उसके प्रति नफरत ने उसको पुलिस चौकी तक पहुंचा दिया था। वहां पर वो महिला जाती है और FIR के पेशकश करती है। वो बताती है कि वो हमारे साथ गलत संबंध बनाया है, हमें बरगलाया है, हमें धोखा दिया है, हमारे साथ बलात्कार किया है। आप उसके साथ ऊपर FIR दर्ज कीजिए। देखिए वो हमको किस तरह से बुरी तरह से मारा पीटा है। पुलिस सारे बातों को सुनती है, तहकीकात करती है। उसके बाद संजय को बुलाती है और जो पहले का जो किस्त पर 60,000 रुपया लिया था संजय, उसको 50,000 रुपया उसके खाता में ट्रांसफ़र करवाती है। और जो इन लोग उसके ऊपर बलात्कार वगैरह का केस दर्ज करवाने गए थे, मारपीट का केस दर्ज करवाने गए थे, समझौता के तहत ख़त्म करवा देती है और दोनों को समझा बुझाकर, यानी पुलिस दबाव देकर पूनम निषाद को घर भेज देती है। दोस्तों, उसकी बेटी का यही आरोप है कि वही रंजिश को लेकर संजय कोटेदार ने रात में एकाएक हमारे घर पर हमला किया और हमारी माँ हमारे बहन को काट दिया। वो बकरे की तरह हमारे माँ को काट रहे थे। माँ चिल्ला रही थी, हमारी बहन चिल्ला रही थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यदि मैं बाहर भी निकलता तो कैसे, वो हमारे घर को भी लॉक कर दिए थे। और गनीमत भी यही रही कि वो बाहर नहीं निकली तो बच गई, नहीं तो बाहर निकलते तो दरिंदे उसको भी काट देते और आज कोई बताने वाला भी नहीं रहता कि कौन था। उसने पुलिस के सामने संजय कोटेदार, उसका भाई सुरेंद्र और उसके पिताजी सरजू के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं और 2-3 अज्ञात लोगों के ऊपर हत्या का आरोप दर्ज करवाती है। पुलिस उसी रात जाकर संजय को उसके घर से उठा लेती है और CCTV का जो फुटेज का DVR था उसको भी लेकर अपने साथ जाती है। और तीसरे दिन वहाँ का जो SP थे जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वहाँ का जो DIG थे आनंद कुलकर्णी, सभी उस घटना पर आते हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। वो उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जिला भी है, इसलिए सबके कान खड़े हो जाते हैं, सबके रोंगटे इस घटना से खड़े हो जाते हैं। गांव घर जवार जो भी सुनता है इस घटना की ओर दौड़े भाग चले आ जाता है। सबके लिए यह एक अविश्वसनीय और कल्पनीय घटना थी। लोग जो भी सुन रहे थे घोर निंदा कर रहे थे इस घटना का। दरिंदगी जो इस तरह से की गई थी, माँ बेटियों को कत्ल जो इस तरह से किया गया था, हर कोई इस घटना का विरोध करने लगा। सच तो यहाँ तक था कि दूसरे दिन उस गांव के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता है काम पर, सब शोक संदेश में थे। और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ था संजय कोटेदार, उसको जेल भिजवाने के लिए सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, एक मुफ्त विरोध कर रहे थे। लेकिन पुलिस तह तक जाना चाहती थी, घटना की सच्चाई तक जाना चाहती थी। जब पुलिस ने उस संजय कोटेदार के मोबाइल को खंगाला तो कोई ऐसा उसमें सबूत नहीं मिला। इसी बीच में खोजी कुत्ते को बुलाया गया था। जब मृतका के घर खोजी कुत्ते आती है और वहाँ पर चारों तरफ जांच करने और सूंघने के बाद वो घर से निकलती है खोजी कुत्ते, तो वहाँ से 300 मीटर की दूरी जो दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर भाग कर जाते हैं, वहाँ पर जाकर सूंघती है। वहाँ पर भी कुछ खून के निशान थे। और उसी के थोड़ा दूरी पर आसपास में इसके जो पटीदार लोग थे, यानी मृतका का जो पति रविंदर निषाद थे, जो आज से 12 साल पहले मर गए थे, उनका 2 और भाई थे जो आसपास में ही घर बना कर रहते थे। लेकिन जब पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है तो घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं बताते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग को कोई आवाज़ नहीं आया, रात में कोई जानकारी नहीं मिली ताकि हम लोग ये सब जान सके समझ सके, इसके लिए हमको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पूरा गांव घर समाज जान गया तो फिर मेरे को जानकारी हुआ, ऐसा पुलिस के सामने उन लोग बताते हैं। पुलिस हर उन पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पुलिस सही घटना सही आरोपी तक पहुंच सके।
अभी उस आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर ही रहे थे कि आरोपी के घर एक संदिग्ध मोबाइल भी मिलता है। पुलिस उसका तहकीकात करते हैं तो शायद पता चलता है जो बच गई थी खुशबू उसके तरफ कि वो उसका सहेली का मोबाइल नंबर है, जो इधर ही रख देती थी अपने घर वाले के डर से। फिर पुलिस उसका भी CDR निकाल लेता है और उसका मोबाइल उसे वापस कर देता है, और उसके जो तथ्य सामने आ रहे थे उस पर वो जांच कर रहा था। इसी बीच में पता चलता है कि मृतिका जो पूनम निषाद थी उसका भी मोबाइल गायब होता है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस ये भी जांच कर रही थी कि उस घटना की रात उस गांव में कितने मोबाइल एक्टिव थे और कितने मोबाइल का लोकेशन वहां पर है। उन सारे बिंदुओं को जांच कर रही थी। पुलिस ये भी जांच कर रही थी कि जब संजय निषाद इस घटना में शामिल होगा तो फिर वो घर पर ही क्यों था इतना बड़ा घटना अंजाम होने के बाद, और वो घर में कैसे सो सकता था, और यदि उसका ऐसा प्लानिंग होगा तो इसके पीछे और कौन कौन थे। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आसपास के 6 लोगों को उसने शक के आधार पर उठाया भी है और हर एक जानकारी को वो सेव कर रही है, जुटा रही है, कोशिश कर रही है। जल्द ही इस वहाँ का जो SP होते हैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने वादा किया है कि हम बहुत ही सही दिशा की ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही मैं इस केस का उद्भेदन कर लूँगा। हमारे पुलिस बल सक्रिय इस घटना की चर्चा कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और अपराधी तक हम लोग जो जल्द ही पहुँचने में सक्षम होंगे। दोस्तों, यह कहानी कितना निंदनीय है, कितना डरावना है, कितना विभत्स है। हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटते रहती है जो हमें परेशान करती है, हमें लज्जित करती है, हमें शर्मसार करती है और हमें दुख के अंधेर सागर में ढकेल भी देती है। थोड़ा कल्पना करिए कैसे एक हंसता खेलता परिवार पल भर में ही नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। चूँकि जो अपराधी होते हैं रात के अंधेरे में 1:30 बजे उसके घर पर हमला किए थे। और दोस्तों बता दूं, इस जो मृतिका है उसका बाहर खिड़की और दरवाज़ा दोनों बंद था, लेकिन अपराधी जो होते हैं घर से सटे पीछे बाथरूम होता है, बाथरूम के तरफ से चढ़ के आते हैं और बाथरूम के बाद उसको छलांग लगाकर उसके छत पर चढ़ते हैं और ऊपर से सीढ़ी के माध्यम से निकलते हैं। अभी जो बेटा कुछ दिन पहले बेंगलुरु कमाने गया था, माँ ने उससे फ़ोन करके इसके बारे में बात की थी और बताया था बेटा ऊपर दरवाज़ा लगाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है। माँ को पहले से ही अंदेशा था, कारण कि वो जो संजय कोटेदार था बार बार उसको धमकी देता था, डराता था और बोलता था तुम लोग किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरा घर को समाप्त कर दूंगा। और भी किसी तरह के अनहोनी से बचने के लिए वो अपने बेटा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा यदि कुछ पैसा भेज देता तो मैं ऊपर में गेट लगवा देता। बेटा बोलता है माँ जैसे ही मेरा पेमेंट होगा मैं आपको पैसा भेज दूंगा। इसी बीच में उसकी जो छोटी बहन को मार दिया गया, उसने भी अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है और बोलता है भैया मेरा साइकिल ख़राब हो गया है, साइकिल यदि आप बनवा देते हैं तो मैं स्कूल जाती पढ़ने के लिए, और हाँ जब आप पैसा भेजेंगे तो मेरे के लिए भी मिठाई और कपड़ा भेज देंगे। भाई आज वो बातें पुलिस के सामने कह कर रोता है, तड़पता है और बेबस और लाचार साबित होता है। वो बोलता है हमारा तो घर ही उजड़ गया, अब हमारे साथ कुछ भी नहीं है, एक बहन है एक भाई हूँ, अब मैं अपनी बहन को छोड़कर कैसे बाहर काम करने जाता हूँ, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। एक घटना ज़ोर शोर से पूरे देश में फैलता है, सामाजिक संस्थाएं और कुछ पॉलिटिशियन भी अब उसके दरवाजे पर आने लगे थे और सब ने इस मामला को जोर शोर से उठाया है और सब लोग इसके घटना को लेकर धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। अब देखता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पीड़ित परिवार के लिए क्या क्या करते हैं, वहाँ की पुलिस कैसे अपराधियों तक पहुँचते हैं और अपराधियों को किस तरह से सजा देते हैं। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। मैं यह बताने की कोशिश करता हूं कि आज समाज में कैसे कैसे भेड़िए हैं जो कभी भी किसी को किसी भी वक्त जान ले सकते हैं, किसी का भी घर सुना कर सकते हैं, किसी का भी घर को उजाड़ सकते हैं। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है और आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी रहेंगे सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। दोस्तों यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।